शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज यदि आपने मध्य प्रदेश के अखबार पढ़े होंगे तो एक खबर बहुत महत्वपूर्ण थी। खबर ये थी कि भोपाल की एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने भोपाल कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर वहाँ जो तहसील कार्यालय है वहाँ एक तहसीलदार बैठते हैं रतिराम अहिरवार, उनका मुंह काला कर दिया। आखिर एक 70 साल की महिला को एक तहसीलदार का मुंह काला करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आज मैं पूरी घटनाक्रम बताऊंगा। मैंने उन बुजुर्ग महिलाओं को तलाशा, ढूंढा और अपने स्टूडियो में बुलाया। वे मेरे पास मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं उनसे सीधा आपको जोड़ता हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक भूमिका बता दूं। दरअसल 38 साल पहले इनके पति ने भोपाल में एक ज़मीन खरीदी थी जो लगभग 1.25 एकड़ के करीब है। आप मान सकते हैं 35-40 हज़ार स्क्वायर फीट ज़मीन है। आज उस ज़मीन की कीमत करोड़ों रुपए में है। उस ज़मीन पर कुछ भूमाफियाओं के माध्यम से कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया। बड़ी बात यह है कि इन कब्जाधारियों को मदद करने में सीधा सीधा हाथ था जिला प्रशासन के, रेवेन्यू अधिकारियों का, नगर निगम का। इन तमाम सारे लोगों ने उन लोगों को बिजली दिला दी, पानी दिला दिया और वो लोग रहने लगे। ये जो महिला है ये पिछले 38 साल से अपनी खुद की ज़मीन को लेने के लिए दर दर भटक रही हैं। कभी हाई कोर्ट, कभी लोअर कोर्ट, कभी इस अधिकारी, कभी उस अधिकारी। आप अंदाज लगाइए 38 साल का धैर्य वो काले मुंह के साथ निकला है। काला मुंह किया इन्होंने। आखिर क्यों किया? यद्यपि ये पहली बार काला मुंह किया ऐसा नहीं है। इसके पहले ये अधिकार के लिए, न्याय के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटकी है वो खुद अपने मुंह से बताएंगी। उन्होंने मुझे बताया कि एक बार तो मेरा धैर्य जवाब दे गया था तो मैंने कोर्ट में भी बम पटक दिया था। बम यानी फटाका। और इसलिए कह के वो एक संदेश देना चाहती थी कि आखिर मेरी सुनवाई कब होगी। आज दैनिक भास्कर ने छापा है कि उन्होंने ये जो LLB 2 एक फिल्म आई थी उस फिल्म से प्रभावित होकर केवल लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, सरकार का, प्रशासन का, CM का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि आखिर मुझे न्याय कब मिलेगा, इसलिए कल तहसीलदार का मुंह काला किया। यद्यपि इनका ये कहना है कि यही तहसीलदार आज से कुछ महीने पहले जब ये उनसे मिलने गई थी उन्होंने इनको बिठा लिया कि चलो आपको माता जी हम छोड़ देते हैं। एक सम्मान के साथ बिठाया, लेकिन रास्ते में धीरे से कहा कि आप कुछ पैसा खर्च करें तो आपका काम हो जाएगा। इन्होंने उसी समय गाड़ी रोकी और ये उनकी गाड़ी से उतरी, ऑटो करके घर पहुंची और उन्होंने उसी दिन तय कर लिया था कि ये शायद न्याय नहीं देगा। बड़ी बात यह है कि हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट से जीतने के बाद 30 मई यानी जो आज तारीख है 30 मई, आज कंप्लाइंस रिपोर्ट प्रशासन को देनी थी। इनकी ज़मीन से सारा इंक्रोचमेंट हटाने के बाद वो उसकी कंप्लाइंस रिपोर्ट आज कोर्ट में प्रस्तुत होनी थी। लेकिन ये जो अधिकारी है रेवेन्यू के वो कोई ना कोई अड़चन लगाते रहते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला है जिसमें उन्होंने कहा था कि कैसा भी इंक्रोचमेंट है, कैसा भी निर्माण कच्चा पक्का हो और इन्हें कब्जा दीजिए। आप देखिए राहुल सिंह जी जो यहाँ जज हैं भोपाल के, कैसे उन्होंने साफ साफ अपने हाथ से भी लिखा है, आदेश में भी लिखा है और अगली तारीख लगाई थी 30 जो आज है। यानी आज तक ये कब्जे हटना चाहिए थे। मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। मैं आपको स्क्रीन पे एक कागज और दिखा रहा हूँ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा, कहा कि इनको न्याय दिलाया जाए। अंदाज लगाइए, एक और इस देश में इस प्रदेश सशक्तिकरण की बात की जा रही है, महिलाओं की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री जी कल भोपाल आ रहे हैं और वो कहा गया कि महिला सशक्तिकरण का सम्मेलन करेंगे और एक महिला अपनी जमीन के लिए 38 साल से भटक रही हैं। अब उम्र हो गई है 70 साल। जब इन्होंने भटकना शुरू किया होगा तब उम्र रही होगी 32 साल। आप सोचो कि जवानी से बुढ़ापा आ गया लेकिन वे अपनी ज़मीन नहीं ले पा रही हैं। ये पूरा दर्द है। मैं सीधा उनको जोड़ता हूँ। नाम है उपासना जौहरी और उपासना जौहरी को इस उम्र में क्यों एक तहसीलदार का मुंह काला करना पड़ा, मैं सीधा उनसे मिलवाता हूं। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले बात धन्यवाद कि आपने कष्ट किया और मेरे आग्रह पे आप मेरे स्टूडियो तक आई हैं। मैंने आपकी बात कहने की कोशिश की है, लेकिन इसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए। कोर्ट में बम फेंक देना यानी फटाका फोड़ देना और कलेक्ट्रेट में घुस के तहसीलदार का मुँह काला कर देना, ये हिम्मत कहाँ से आती है? सब मैं इतना परेशान हो चुकी हूँ। इन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों ने
मुझको मोदी जी ने इतनी मदद करी, पूरा मेरे को कोर्ट मदद कर रहा है, पुलिस प्रशासन मदद कर रहा है, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन घूर माफियाओं को इतना संरक्षण दिए हुए है कि बार बार कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। जब खाली ज़मीन थी तब से हमको स्टे है, ये स्टे को नहीं मान रहे। भूमाफिया एक विशेष वर्ग का है, हमारे देश में लड़ रहे हैं, सैनिक मर रहे हैं, और हमारी ज़मीनें कैसे इनको जा रही हैं ये हमको अब समझ में आ रहा है। यदि मैं भी हार जाती तो आज ही वक्फ बोर्ड के पास मेरी ज़मीन भी वक्फ बोर्ड पे चली जाती। ऐसे ही ज़मीन है वक्फ बोर्ड के पास। ये आपकी ज़मीन कहाँ पर है? भोपाल का कौन सा एरिया है? और ये ज़मीन कब खरीदी थी और कैसे आपकी है, कैसे दावा कर रहे हैं? मेरे ससुर जी डीजे थे, भगवान साहब जौहरी जी। ये डीजे साहब ने ज़मीन खरीदी थी सन 55 में। डीजे साहब कोई गलत ज़मीन तो खरीद नहीं सकते। भोपाल में कहाँ पर है? ये नारियल खेड़ा में उसका खसरा है 67/1/1। उस पर जब भूमाफियाओं ने 88 में कब्जा करना शुरू करा, ये पूरे मुन्ना ईरानी और जो दूसरे लोग थे, तब हमने उस पर स्टे लिया। मेरे हस्बैंड की जो है उस पर खाली ज़मीन पे फ़ोटो है, वहाँ पेड़ पर लगे हुए थे। तो इन्होंने पहले खसरे चेंज करे, उसके ज़मीन की पूरी वो चेंज करी। इसमें पटवारी, नगर निगम, ये सब मिले हुए थे साहब। और हमको 92 से हमको जीत हुई, हम जो जीते हैं, क्योंकि हम तो न्याय वाले थे, जुडिशियल लोग थे, हम न्याय पे भरोसा कर रहे थे, हम इस पर नहीं कर रहे थे। लेकिन आज मेरी मजबूरी ऐसी हो गई कि 38 साल न्याय को भटकते भटकते मेरे को क्रिमिनल बना दिया साहब। इस उम्र में मुझको ये काम करना पड़ा कि मेरे को ये न्याय मेरे को नहीं मिला, और न्याय मिला तो इतना देर से मिला। और ये भू राजस्व विभाग के लोगों ने मेरे को इतना वो कर दिया, परेशान कर दिया मानसिक रूप से, कि आर्थिक रूप से तो तोड़ ही चुके थे। मेरे पति की आज 18 में डेथ हो चुकी है। अब मैं लड़ रही हूँ उसको, और नहीं लड़ूंगी तो मैं, ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी ज़मीन छोड़ दूंगी। जब हमारे सैनिक लड़ रहे हैं अपनी ज़मीन के लिए, तो हम अपने हक के लिए क्यों नहीं लड़ेंगे सर? दो सवाल मेरे दिमाग में चल रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल मेरा ये है कि आपने तहसीलदार को ही टारगेट क्यों किया? क्योंकि वहाँ संभाग आयुक्त है, कलेक्टर हैं, एडीएम हैं, एडिशनल कलेक्टर हैं, एक छोटा अधिकारी माना जाता है तहसीलदार। तहसीलदार को फिर ये आपने क्यों फेंकी है? अब देखिए, कोर्ट के आदेश तो कलेक्टर को जाते हैं, कलेक्टर एसडीएम को बोलते हैं, एसडीएम तहसीलदार को बोलते हैं। 250 पे स्टे, 250 किसने लगाया ये भी लिखवा उसका तहसीलदार का कहना ये था कि साहब यहाँ पैसा चलता है। 250 किसने लगाया? मैंने लगाया 250। सीधी इन्होंने अपनी मर्जी से लगाया 250। 10 लाख रुपए। किसने बोला था आपको 250 लगाने का? कहाँ से दूं? 3000 फालतू की बात, मतलब क्या मतलब है? उस दिन गाड़ी में बात कर रहे तो आज भी फालतू की बात होती है। 3000 का प्लॉट फालतू बात क्या होती है? और यदि मैं नहीं इसकी कोई शिकायत किया आपने? साहब जब मैंने ये और लोगों की शिकायत करी, जब कोर्ट के आदेश कोई लोग नहीं कर रहे, तो मेरी उस समय तो मेरे पास कोई गवाह वो ही नहीं था, मैं किसको शिकायत करती? वो बड़ी धीमी आवाज़ में डिमांड करते हैं। फिर इन्होंने, जब मैंने बोला कि ये क्या बोल रहे हो, इस तरह से मैं शिकायत करूंगी, तो बोले आपको जाति सूचक शब्द बोलने में फंसवा दूंगा। इनने मुझको धमकी दी, आप 38 साल और केस लड़ते रहना, और कोर्ट को तो हम जेब में रखते हैं, वास्तव में जेब में रखे हुए हैं। जब ये कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे, तो मतलब ये वास्तव में कोर्ट की तो ये लोग कुछ गिन ही नहीं रहे हैं, मतलब ये डीजे विजय को तो कुछ नहीं गिन रहे। तो आपने तहसीलदार को इसलिए कि उसने आपसे सीधी रिश्वत मांगी थी? सीधी मांगी, और ये इसने मेरा केस बिगाड़ा, बोले मैं आपको इतना परेशान कर दूंगा। और इन्होंने जो है, जब हमारा इजरा चल रहा है, तोड़ने के आदेश है न्यायालय के, तो इन्होंने अपनी मर्जी से 250 की धाराएं लगाई। मुझसे बराबर बोलते रहे समझौता कर लो, इनको भेज दो। ये मेरे पास वीडियो है इसके, जो ये सब बोल रहे हैं समझौता कर लो वीडियो, और ये मेरे पास लोग भेजते रहे, और इन्हीं लोगों के लोग हैं, और पैसों की डिमांड करते रहे, और नहीं तो फिर ये आप ये इनसे समझौता कर लो। मैंने कहा ना, मैं समझौता करूंगी, मेरे को खाली ज़मीन चाहिए, मतलब चाहिए। मैंने 38 साल केस इसलिए लड़ाया, और मुझको न्याय मिलेगा उम्मीद थी, लेकिन उस न्याय से मैं थक चुकी हूँ। ऐसा 38 साल बाद न्याय मिलना, ठीक है, अब जजेस बहुत अच्छे आए हैं, एक सीनियर सिटीजन को अर्जेंट हेयरिंग नहीं सुन रहे हैं, सीनियर सिटीजन की नहीं सुन रहे हैं। इतने सालों में हम लोगों की लाइन लगी पड़ी है कि साहब आप करो। क्रिमिनल के लिए तो रात को सुप्रीम कोर्ट खुल जाते हैं, है ना, उसके लिए तो जजों के पास बहुत टाइम है साहब। क्रिमिनल के लिए रात को कोर्ट खोल दो, सुप्रीम कोर्ट खोल दो। और एक महिला जो लगा रही है अर्जेंट हेयरिंग का, उसके लिए 6 महीने 2 साल का टाइम लग रहा है। काहे की अर्जेंट हेयरिंग नहीं हो साहब? ये जुडिशियल भी हमारी बहुत ख़राब हो चुकी है साहब, मतलब ये जुडिशली नहीं रही। कि देर से न्याय मिलना, उन्हीं की भाषा में कि देर से न्याय मिलना कोई न्याय नहीं होता है साहब। चलिए एक और सवाल मेरा है, कल जब आपने स्याही फेंकी है, आपने पूरी होश आवास में जानबूझ के फेंकी है? नहीं, मैं या आपसे गलती हो गई? नहीं, गलती नहीं, मैंने जानबूझ के फेंकी है, क्योंकि इनकी बहुत शिकायतें थी। जब मैं जाती थी कोर्ट के ऑर्डर ले लेके, कि मेरे को दिन भर वहाँ बिठाल के रखते थे और गायब हो जाते थे। मेरे पास वीडियो हैं, इनकी कुर्सियाँ खाली रहती थी, और मेरे जो कागज़ होते थे कोर्ट के, वो
इसकी भी मैंने अभी करी है। ये अलमारी में बंद होके साहब मिले नहीं है। जब मैं खुलवाती थी अलमारी में से कागज़ निकलवाती थी, फिर मैं करती थी तो मालूम पड़ा इनका लिखने वाला गायब है, उसके बाद पटवारी गायब है, उसके बाद तहसीलदार गायब है, फिर एसडीएम गायब है, फिर कलेक्टर गायब है। ये मुझको इन्होंने मानसिक रूप से मुझको बहुत परेशान कर रखा। उपासना जी, आपकी 70 साल उम्र है, परिवार आपका बहुत छोटा सा है, बेटे की भी आप बता रहे शादी नहीं हुई, लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि उन्होंने आपके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने की एफआईआर करा दी है कोई फिजा थाने में। जी। अब एफआईआर के बाद में मान लो पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया या आपको और कोई दंड मिला, कैसे करोगी इस उम्र में? नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं तो तैयार हूँ साहब। ये न्याय है ना साहब। जब न्याय को कानून वो नहीं मान रहे, मैंने शासकीय कार्य में बाधा डाली। जब हमारी पुलिस जाती है वहाँ पर तो जो 2000 महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं बुर्का पहन के और पुलिस को मारती हैं, तो वो शासकीय कार्य में बाधा नहीं है। कोर्ट उनको जमानत दे देती है आराम से। वो शासकीय कार्य नहीं है साहब। जजेस तो प्राइवेट हैं। जब मैं ऑर्डर लेके आई हूँ कोर्ट के, वो शासकीय नहीं है साहब। ये एक शासकीय कार्य तो यही था जो ये बैठ के कर रहे हैं तहसील के अंदर और डिमांड कर रहे हैं पैसों की और ज़मीन की। ये शासकीय कार्य है। और यदि मैं उस पर मानसिक रूप से परेशान होकर कोई कदम उठाती हूँ, जब मैं इतनी सक्षम हूँ, तब मुझके मेरे साथ ये हो रहा है। तो एक आम ग्रामीण महिलाओं के संग क्या हो रहा होगा? एक बात समझ में नहीं क्या आ कर रहा, रहे होंगे? मध्य प्रदेश में इस समय जो कलेक्टर हैं, सॉरी भोपाल में जो कलेक्टर हैं कौशल विक्रम सिंह, काफ़ी संवेदनशील बताए जाते हैं। कभी मुलाकात नहीं की? वो मेरे को माता जी बोल के बहुत टहलाते हैं सर। बहुत प्यार से बात करते हैं माता जी। हाँ, उनका नेचर मैं जानता हूँ बड़े। वो माता जी बहुत प्यार से मुझसे बात, माता जी। लेकिन साहब मेरे पास तो ऐसे बच्चे नहीं हैं साहब कि मैं किसी बुजुर्ग को परेशान करें। माता जी का काम नहीं करते हैं, बस टहला जरूर देते हैं। और फिर वो काहे का काम साहब, जब तुम्हारे एसडीएम तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तहसीलदार तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, आप न्याय को नहीं मान रहे हो। अब कंटेम्प्ट आ रहा है आपके ऊपर, जजेज अपने हाथ से लाल स्याही से ऑर्डर लिख रहे हैं, आप उसको सुन नहीं रहे हो, तो काहे के साहब आप क्या अब आपका क्या कैसे लोगी जमीन? अब कल आपने स्याही फेंक दी, अपना केस खुद खराब कर लिया आपने। ऊपर वाले पे भरोसा है, अब न्याय पे भी भरोसा है। जजेस बहुत अच्छे आ चुके हैं और अब मेरे कोर्ट में आ चुका है कि 38 साल पुराना, सबसे पुराना भोपाल कोर्ट के अंदर मेरा मसला है। सबसे पुराना आपका सबसे है? पुराना मसला है। ये मीटिंग हुई है जजों में बैठ के कि ये साहब 38 पर इसको निपटाना है। और तब जबकि आपके पास दस्तावेज और है। बंसल साहब ने खास तौर से वकील को बोला था कि तुमने 67/1/2 के कागज ला के, ये काशिंद्र सिंह को भी मालूम है कि 67/1/2 के मेरा खसरा 67/1/1 है और 1/2 के कागज लेके ये लोग स्टे लगा रहे हैं। 38 साल कोर्ट में इन्होंने बोला बंसल साहब ने कि तुमने ये फाइलें इकट्ठी कर पाई, एक कमरा बना देते हैं फर्जी केस के लिए, तुम ये केस वापस लो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करता हूँ, अब तुमको सजा दिलवा दूंगा। ये वकील को उन्होंने बोला था। उसके बाद भी साहब आज भी जो ये कागज लगाए हैं 67/1/1 पे इन्होंने नहीं मिलाए, 67/1/2 पे खसरा है। और हमारे जजेस पता नहीं कैसे हैं साहब, आजकल तो मोबाइल के ऊपर पूरा दिख जाता है क्लियर कि देख लीजिए कौन की ज़मीन है क्या है। लेकिन साहब जो जाएगा उसको फटाक से स्टे। उपासना जी, आपने लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए सबसे पहले आपने कोर्ट में फटाका फोड़ा। मैं बम नहीं कहूँगा, फटाका फोड़ा। फटाके नहीं थे, अच्छा तगड़े थे वो, सब बड़े बड़े थे। फोड़े आपने? हाँ, मैंने इसलिए फोड़े, शुक्ला जी थे उस समय, 3 नवंबर 17 की बात है ये, कि साहब कोर्ट तो अंधा था, बहरा भी कोर्ट है साहब। इतने साल लगा दिए इस न्याय को, मैं क्या करूँगी, जिसमें कि मेरे पति की डेथ हो गई, मेरी उम्र निकल गई, मेरे बच्चे परेशान हो गए। आज मेरे को, मैं किस मानसिक स्थिति में गुजर रही हूँ। आपने कोर्ट में बम फोड़ा। हाँ। उसके बाद यहाँ जो जजों का सम्मेलन चल रहा है वहाँ आपने शंख करा। बजाया हाँ, आपने। मैंने शंख बजाया, और प्रदर्शन यहाँ करा। आपने काला मुंह कर दिया। अब आगे क्या करने वाले हैं आप? नहीं देखिए, आगे तो अब मैंने ऊपर वाले पे छोड़ रही हूँ। अब जजेस, अब वो है, देखिए पुलिस प्रशासन मेरे साथ में है, जजेस के उनको समझ में आ चुका है, पुलिस आपके साथ है, भरोसा है? हमेशा मेरा सहयोग है। बल्कि मुझको अफसोस होता है जब वो मैंने तो सुना है कि पूर्व डीजीपी विवेक जौहरी साहब भी आपके दूर के रिश्तेदार हैं। नहीं, सब वो मेरे को, देखिए सबको प्रकरण मालूम है और ये 92 से मालूम, ये है प्रकरण मालूम। देखिए रिश्तेदारी से कुछ नहीं है, लेकिन जो जिनमें वो है मानवता है और जो सही समझ रहे हैं, क्योंकि भोपाल में कायस बड़ी उस पर रहे हैं, और जो सबसे पहले एसपी थे वो भी हमारे परिवार से ही थे। लेकिन वो बेचारे क्या कर सकते हैं? न्याय तो साहब ये ऑर्डर तो कलेक्टर को कर रहे हैं, पुलिस तो हमको संरक्षण देती है, वहाँ से मार खा के आ जाती है। कल की घटना के बाद कलेक्टर साहब आपका कब्जा दिला देंगे? सब नहीं दिलाएंगे तो कोर्ट तो है। अब कोर्ट में कंटेम्प्ट आएगा, अपने आप भुगतेंगे वो। एक को तो आप कोर्ट को कहते हैं कि मुझे नहीं, भरोसा ही नहीं। अब तो न्याय अब हो रहा है। न्याय आपको जज अच्छे आ रहे हैं? अब जजेस ये बहुत जो अच्छे नए बच्चे आ रहे हैं अच्छे जज हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत मेरे को सहयोग कर रहे हैं। और परेशान है वो, बल्कि वो इसलिए परेशान है क्या हो रहा है, और पूरा निकाल रहे हैं। उन्हें भी एक न्याय देने का वो है। अब उनको समझ में आ रहा है। अब क्या आ रहा है कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ है। और साहब मैंने इसीलिए इनका मुंह काला करा है कि जब ये ट्रांसफर होकर चले जाते दूसरी उसमें,
तो इनके कारनामे खुलना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, मुझको ये धमकी दे चलिए रहे हैं। उपासना जी, एक छोटी सी बात मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए मेरा ये प्रोग्राम मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, जी। तो आप सीधा सीधा कैमरे की ओर देख के मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहेंगी? आप सीधा सीधा कह दीजिए, कल जो आपने किया है उसके बाद में, मान लो ये मोहन यादव जी ही आपकी बात सुन रहे देखिए, हैं एक बार मोहन यादव जी से और करण सिंह वर्मा जी, उनने भी मेरे को सहयोग करा, तो उन्होंने आप इन दोनों से क्या कहना चाहोगे? देखिए मुख्यमंत्री जी, राधे राधे, कि इन्होंने मुझको एक बार जय महाकाल बोला था, मैंने कहा था नहीं, अब तो राधे राधे मथुरा चाहिए हमको, है ना। तो मुझको मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं, भूमत जैसे हमारे योगी जी काम कर रहे हैं, ऐसे हमको उम्मीद है कि हमारे मोहन यादव जी भी काम करेंगे, है ना, और अच्छा काम करेंगे, ईमानदारी से काम वो करेंगे। चाहती हो कि वो सीधे कलेक्टर से बात करके आपका कब्जा हाँ, दिलाए? मैंने उनसे, चूंकि बात मेरे पास उनके नंबर आ चुके थे, बहुत लोगों ने मुझसे बोला बात करिए, मैंने कहा नहीं, मैं पहले खुद देखूं मैं कितनी सक्षम हूँ, कहाँ तक जा सकती हूँ। देखिए मुख्यमंत्री पास तो जाएंगे, करेंगे ही वो। इन्होंने क्या नाम है, डिप्टी सीएम ने भी बहुत फ़ोन करे, कलेक्टर साहब ने एक कान से सुनी, दूसरे कान से उड़ाई। और जो करण सिंह वर्मा जी हैं, क्या ये सही है कि आपका ने जो कल हरकत हुई है, जी। जो काला मुंह करने की, स्याही फेंकने की, तो दिमाग में क्या चल रहा था? मैं एक बात और, जो भास्कर ने आज छापा है, दैनिक भास्कर ने, कि आपके दिमाग में चल रहा था कि जैसे LLB 2 जो फिल्म है उससे कुछ प्रभावित नहीं थी आप? साहब, LLB 2 से मैं तो देखी भी नहीं, वो जानती भी नहीं क्या है तो LLB उसने 2 तो खबर छाप दी इस तरह अब वो की। साहब देखिए पेपर है। अच्छा, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मेरे को तो न्याय चाहिए था। मैं सोच रही थी महिलाओं के संग मैं इतनी सक्षम हूँ, मैं बहुत तेज महिला बोलती हूँ भोपाल में। मैंने राजीव गांधी के भी भाषण रोका था लाल परेड ग्राउंड के अंदर, और मैं अन्याय के खिलाफ लड़ने में बहुत तेज हूँ। जब दूसरों के संग अन्याय होता है तब मैं उनके लिए खड़ी होती हूँ, महिलाओं के संग। तो मेरे संग जो अन्याय हो रहा है उसको तो मैं, कोई सवाल ही नहीं है सहन करने का। चलिए उपासना जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मैंने साहब ये आवाज़ उठाई कि साहब इस बंदे की पूरी जांच होनी चाहिए। यदि मैं नहीं फेंकती तो ये मुझको उल्टा फंसा देते कि साहब मेरे लिए अब जाति सूचक शब्द बोले, इनकी प्लानिंग यही थी। इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग करी कि मेरी, देखिए मैंने मतलब आपने कल फेंकते हुए खुद ही रिकॉर्डिंग की मैंने मोबाइल? इसीलिए मतलब मैंने एक हाथ से आप स्याही फेंक रही थी और एक हाथ से रिकॉर्डिंग कर रही एक हाथ थी? से रिकॉर्डिंग कर रही थी, जिससे मेरे को इसने बोला था मैं आपको फंसा दूंगा, कि मुझको फंसा ना पाए कि मैंने गाली गलौज करी है, जाति सूचक शब्द बोले। केवल स्याही फेंकी है? हाँ, मैंने इसीलिए और ये बताया कि आपने मेरा न्याय नहीं दिया? न्याय नहीं दिया। तो तुम्हारे ऐसे ऐसे मुंह सबको करना चाहिए, ऐसे लोगों के मुंह काले। यदि कोई बेईमान है तो बेईमानों के मुंह काले ही होना चाहिए, चाहे वैसा FIR हो जाए। हाँ हो जाए। तो जब वो नहीं मान रहे कानून को तो FIR में खून थोड़ी कराए साहब, ये हमको क्रिमिनल बना रहे हैं। फूलन देवी ने न्याय सही करा था जो उड़ा दिया था गोली से, क्योंकि जब न्याय नहीं मिलेगा तो सब ये तो करना पड़ेगा। आदमी खुद के ही अपने उठाएगा ना। हम क्या, मैं कहाँ तक परेशान होंगी? मैं मानसिक रूप से परेशान हो चुकी हूँ साहब। इन्होंने मेरे को फाइनेंशियली तो है ही है, मेरे को मेंटली इसने हैरेस करके मेरे को बहुत परेशान कर रखा है। मेरी मानसिक स्थिति बिगाड़ देते यदि नहीं होता तो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी उपासना जौहरी जी, बिल्कुल वीरांगना, और जिनने खुद स्वीकार कर रही हैं ऑन कैमरा मेरे स्टूडियो में बैठ के, हाँ मैंने कल स्याही फेंकी थी, तहसीलदार का मुंह काला किया था। क्यों किया, उन्हें पूरी बात बताई। और बड़ी बात देखिए, आप हिम्मत देखिए, उम्र 70 साल, न्याय के लिए भटकती हुई, एक हाथ से उन्होंने स्याही फेंकी है और दूसरे से मोबाइल से फिल्म भी बनाई है, वीडियो बनाया है पूरा, जो अभी अपने आपको दिखाया भी है। तो इतनी हिम्मत तभी आ सकती है जब आपके अंदर कोई आग हो, आपके अंदर लगे कि नहीं मुझे न्याय पाने की इच्छा है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश के जिम्मेदार अधिकारी देख रहे होंगे और वे इस पूरे मामले की जांच कराएं। जैसा उपासना जी कह रही हैं, वो कह रही हैं कि मुझे न्याय दीजिए। मैं आपसे अन्याय नहीं, न्याय की उम्मीद कर रही हूँ। 38 साल हो गए हैं, कब इन्हें न्याय मिलेगा? आप सोचिए, आज 70 के आसपास उम्र हो चुकी है, न्याय कब मिलेगा? मुख्यमंत्री जी, आप इस प्रोग्राम को देखें और मुझे पूरी उम्मीद है यदि इसके लिए कोई दोषी है तो आप ना केवल न्याय दिलाएंगे बल्कि दोषियों का कार्रवाई भी करें, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। यदि आप लोगों को सबको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इस पर आपसे मैं बार बार कहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही वो चैनल है जो सही खबरें और सही खबरें आप तक पहुँचाने का काम कर रहा है। नमस्कार। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर